हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज आप सबों का स्वागत है। हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से हम सब वर्ग 10वीं के गद्य खंड पाठ 1 अम्बेडकर जी द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को समझेंगे। तो देखिए, गद्य खंड पाठ 1 शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो प्रश्न अभ्यास यानी यह अभ्यास के प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न यह है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और इसका स्वरूप क्या है। तो यह पाठ हम सब जाने थे, बहुत ही विस्तृत चर्चा भी हुई थी। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इस पाठ के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो लेखक अम्बेडकर जी इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऐसी विडंबना की बातें करते हैं और कहते हैं कि उसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ यह श्रमिक विभाजन का भी रूप ले चुका है, जो अस्वाभाविक है। दूसरा प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो उसके आंसर है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए जो यह श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा चूंकि श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं। तीसरा प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो देखिए इसके आंसर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक अम्बेडकर जी की प्रमुख आपत्तियां यह है कि यह जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का जो रूप लिए हुए है, किसी भी सभ्य समाज में क्या ऐसे श्रमिकों की विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन होता है? बिल्कुल नहीं होता। जाति भारतीय समाज में, चौथा प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों का रुचि या कार्यकुशलता के आधार पर तो या कहा जाए कि उसको उसके कार्यकुशलता के आधार पर बांटता हो, तो ऐसा नहीं है। माँ के गर्भ में ही उसके पेशे को निश्चित कर दिया जाता है और यह विवशता और अकुशलता का कारण है। अरुचिवश वह इस कार्य में भिड़े हुए होते हैं, जिस वजह से उसका स्वाभाविक विभाजन या स्वाभाविक विकास नहीं होता। तो यह स्वाभाविक विभाजन भी नहीं है। पांचवा प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का एक प्रमुख आधार है। श्रमिकों का मां के गर्भ में ही व्यवसाय निश्चित कर दिया जाता है। आप सब पाठ के वर्णन में भी यह समझ चुके हैं कि माँ के गर्भ में ही यह निश्चित कर दिया जाता है कि वह क्या बनने वाला है। उसके पिता जो थे वह उसी व्यवसाय को अपनाने वाले हैं। तो इस आधार पर उसके दिल और दिमाग कार्य में नहीं लग पाते और रुचि किसी काम में न होने पर वो कार्य व्यक्ति को विकसित होने में मदद नहीं करता, जिस स्थिति में जो ना यह व्यवस्था बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और बेहतर स्वरूप में रूप ले चुका है। तो यह बेरोजगारी का जो स्वरूप दिख रहा है, यह बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण और गरीबी का भी प्रत्यक्ष कारण है, जो बिल्कुल सही नहीं है और इस व्यवस्था को बदलनी चाहिए। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते और क्यों। तो लेखक अम्बेडकर जी आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या माँ के गर्भ में व्यवसाय को निर्धारित कर देना और अरुचि के साथ इस व्यवसाय को अपनाना, जिसमें न मन लगता है न दिमाग, तो मनुष्य दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू और कम काम करने के लिए विवश होता है। यही अंबेडकर जी के अनुसार सबसे बड़ी समस्या है। तो सातवां प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो देखिए, लेखक अंबेडकर जी बहुत सारे स्वरूप यानी बहुत सारे हानिकारक कारकों का वर्णन किए हैं, जिस वजह से यह जो हानिकारक प्रथा है, जैसे अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, गतिशील और आदर्श समाज के लिए यह एक वास्तविक लोकतंत्र स्वरूप के लिए भी खतरा है। तो इस वजह से यह हानिकारक प्रथा है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अम्बेडकर जी जो विशेषताएं
महत्वपूर्ण मानते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 विशेषताएं हैं: स्वतंत्रता, समता और आदर्श भाईचारे की भावना। यदि समाज में ये 3 भावनाएं उत्पन्न हो जाए तो समाज का कल्याण निश्चित होगा, समाज विकसित होंगे, बहुविध हितों में सबका भाग समान होगा और सबको रक्षा के लिए सजग रहना भी चाहिए और इस तरह के विचार अपनाने भी चाहिए। तो ये थे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपको इसके पाठ के आसपास के कुछ प्रश्न। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के साथ साथ आधुनिक मनु भी कहा जाता है, क्योंकि श्रम विभाजन का जो स्वरूप इन्होंने एक कहा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है वो आधुनिक मनु के रूप में माने गए, क्योंकि प्राचीन मनु ने मनुस्मृति के द्वारा जातिवाद के संपर्क के रूप में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया। तो इन्होंने बताया कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का कार्य करता है। तो इस तरह से दोनों ने श्रमिकों के बंटवारे और श्रमिकों के जातिगत भाव विचार पर अपने अपने तर्क दिए। तो इसी तर्क के आधार पर उन्हें आधुनिक मनु माना जाता है। अब यहाँ प्रश्न है, भाषा की बात में व्याकरण है, विलोम शब्द यहाँ देख लीजिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर विशेषण है, विशेषण किसे कहते हैं और क्या होता है, किसी व्याकरण के वीडियो में मैं इसे भी बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को बताऊंगी। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए यह सब। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी।